राजीव, सबसे पहले तो आपके पास ही आऊंगी क्योंकि आपसे समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। कल सेकंड फेज और लास्ट फेज में हम जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फेज बहुत ही निर्णायक है। अगर ममता बनर्जी के पिछले जो है समीकरणों को देखा जाए, जो पिछले रिजल्ट रहे हैं इन 142 सीटों का, तो ममता बनर्जी का ये गढ़ है। तो कल क्या होने वाला है? चौथी बार ममता सरकार या फिर कमल सरकार पहली बार? देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं कि सेकेंड फेज जो है वो ममता ने शुरू से, जब से वो जीत रही हैं, इस फेज में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 142 में अगर 123 सीटें कोई पार्टी एक फेज में जीतती है तो निश्चित तौर से उसका जो दबदबा है वो दिखाई देता है। इसमें जो ये दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया, हुगली, ये जो जिले हैं, हावड़ा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अगर अंतर देखेंगे इस बार, दो तीन चीजें अलग हैं। पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार को लेकर, 15 साल छोटा मोटा समय नहीं होता। समाज का एक वर्ग ये मानता है कि 15 साल बहुत लंबा समय है और दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। जो मोटे तौर पर आप देखेंगी तो इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि पहले फेज के मुकाबले शायद उसका संगठन, उसके उम्मीदवार या उसका काम इन इलाकों में उतना अच्छा नहीं है जितना टीएमसी का है। तो टीएमसी का दबदबा तो है, लेकिन दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं कि जब 2011 में ममता बनर्जी आई थी, उस वक्त वाम मोर्चे का, वाम फ्रंट का जो संगठन था वो पूरे बंगाल में गांव-गांव तक उनके ऑफिसेस थे, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और पूरा कार्डर बेस्ड एक पैरेलल गवर्नमेंट जैसी व्यवस्था उनकी अपनी पार्टी की थी, अपने संगठन की थी। लेकिन जनता ने जब तय किया, जब मुद्दे सामने आए और ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के बाद जिस तरह का माहौल बंगाल में बनाया, वो सारे संगठन धरे के धरे रह गए और जनता ने एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति भारत के इतिहास में की, जब ममता बनर्जी ने अकेले दम पर वाम मोर्चे को उखाड़ फेंका। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में इस वक्त वो मूड है कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का सेंटिमेंट बंगाल के लोगों में आ गया है, और आया है तो वो पता नहीं चल रहा है। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि मैं इतने सारे इलेक्शंस कवर कर चुका, बहुत सारे में मेरे आकलन सही भी हुए, बहुत सारे में मेरे आकलन गलत भी हुए, लेकिन इस बार इतनी सारी चीजें हैं जिससे कि आप निकलेंगे, 10, 20, 50 लोगों से बात करेंगे तो जब शाम को लौट के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हम 15-20 सीटें तो जानते हैं, लेकिन 15-20 उम्मीदवारों को नहीं जानते। यहाँ कई ममता के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम पर तो रेयर ही है। बहुत कम ही उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपने बदौलत वोट ले रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को और ममता बनर्जी के चेहरे को। वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा है, एसआईआर में नाम इतने ज्यादा कटे हैं, प्रवासी मजदूर इतने ज्यादा आए हैं, ऊपर से 2 करोड़ से ऊपर महिलाओं को ममता बनर्जी 1500 रुपए दे रही हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये 1500 रुपए देने वाला, महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाने वाला जो मसला है, ये बहुत बड़ा, चुनाव के पहले उतना भले न पता चले, जब नतीजे आने लगते हैं तो वो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर दिखाई देता है। तो वो 1500 रुपए का भी मामला ममता बनर्जी की सरकार का महिलाओं को देने का है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण जैसा इस बार पश्चिम बंगाल में हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। जितना वोट मुस्लिमों का एक तरफा ममता बनर्जी को इस चुनाव में जा रहा है और गया है, उतना इसके पहले कभी नहीं गया। दूसरी तरफ महिलाओं का जो एक तबका ऐसा है जो 2024 की आरजीकर अस्पताल की घटना, उसके बाद एक और घटना, उसके बाद जो सेंटिमेंट हुआ था कि अच्छा, बंगाल में बहुत ही इमोशंस पे और बहुत ही सेंटिमेंट्स पे चुनाव होते हैं, और महिलाएं यहाँ बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं अपनी सुरक्षा को लेके, अपने काम को लेके। और एक तबका ऐसा है जो नौकरी को लेकर, यहाँ रोजगार को लेकर, और लगातार कोलकाता में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पिछड़ते जाने तक को लेकर। तो कुल मिला जुला के पूजा में मुझे ये लगता है कि इस चुनाव का आकलन या किसी तरह से ये समझ लेना कि इसमें 20 कौन बैठेगा, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना। क्योंकि मैं तो बहुत बार से आता हूँ भवानीपुर में,
ऐसे घूमने पर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बोल दे, ऐसा संभव नहीं था पहले। मगर इस बार आप कई हमारे वीडियोस देखी होंगी, लोगों ने वहीं ममता बनर्जी के घर के पास के लोगों ने भी ये बात कही कि अब बहुत हो चुका, 15 साल बहुत हो चुका। और मैंने ये भी देखा कि ममता बनर्जी के घर, अभिषेक बनर्जी के घर के कुछ ही 10-20-50 फीट के बाद ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी लगे हैं, वहाँ भारतीय जनता लोगों ने अपने घरों पर भी लगाए हैं। अब वो कैसे लगे हैं और किसने लगाए हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कल ही की पदयात्रा ममता बनर्जी की जो 8 किलोमीटर वो पैदल चली हैं, आप वहाँ का मूड देखती तो आप उधर कंफ्यूज हो जाती कि ये तो ममता बनर्जी के साथ उनका मुस्लिम उनकी महिला वोट वैसे ही इंटैक्ट है जिस तरीके से लोग वहाँ रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप शुभेंदु अधिकारी के 3.5 किलोमीटर के पद यात्रा पे जाएं तो आपको उसी भवानीपुर में लग रहा है कि इतने लोग भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के साथ अगर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये कुछ और कहानी कह रहा। कुल मिला जुला के मुझे ऐसा लगता है कि पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों इस बात को समझ चुके हैं कि यही फेज है जो सरकार बना सकता है, और ममता बनर्जी को 200 से पार कराने में इसी फेज का सबसे ज्यादा हाथ है। और आज की तारीख में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दूसरे चरण में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, दूसरे चरण में वो निश्चित तौर पर मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए, तो दूसरे चरण में आपको ममता बनर्जी मजबूत दिखाई दे रही हैं।